जोहार दोस्तों। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, जेपीएससी मेंस 26 जून से स्टार्ट होने वाला है, ये संभावित तिथि है। और मैंने आप लोगों के लिए पेपर 3 से रिलेटेड क्लास स्टार्ट किया था। आपको पता है कि पेपर 3 में हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का क्वेश्चंस रहते हैं। इनके सिलेबस में हिस्ट्री से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव होगा। वो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपका, देखिए, 10 क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसमें 2 मार्क्स करके होंगे मार्क्स। तो ये हो गया 20 मार्क्स का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। और बाद बाकी 80 मार्क्स का जो है आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस लिखने होंगे, ठीक है, मेंस के लिए लिखने होंगे। तो अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 7 क्लासेस ली हैं। तो इन 7 क्लासों में मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बताना शुरू किया। इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि 1600 ईस्वी में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आता है। उसके बाद अपना वर्चस्व कायम करने के लिए किस तरीके से दूसरे अन्य कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को हराता है, और साथ ही साथ हमारे देश के राज्यों को किस तरीके से अपने अधीन करने का प्रयास करता है। और हम लोग अभी तक कहाँ चले गए थे? 1805 ईस्वी तक चले गए थे। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों का जो सिलेबस है, मेंस का सिलेबस जो है, उसमें 1805 से लेके 1848 तक के सिलेबस को बीच में तोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके बीच वाले घटनाओं को हम पढ़ेंगे बाद में, कुछ कुछ आंदोलन है वहाँ से लेके पढ़ेंगे, है ना। गांधी युग आएगा तब वहाँ पर भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो अंग्रेज़ों से रिलेटेड पढ़ना है, डायरेक्ट हम 1805 से डायरेक्ट 1848 ईस्वी में चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास का टॉपिक है विलय का सिद्धांत, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, विलय का सिद्धांत क्या है, किसने लागू किया और क्यों किया, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश के राज्यों के ऊपर, और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से अपना साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ। तो दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर गोद की निषेध प्रथा, ठीक है, इसमें आप निषेध भी लगा सकते हैं। एक्चुअल में ये निषेध ही था, निषेध यानी कि मना करना, है ना। गोद लेने की जो हमारी पारंपरिक प्रथा थी उसको मना कर दिया गया। तो किसके द्वारा मना कर दिया जाता है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे, ये सबसे पहले जो है हमारे लॉर्ड डलहौजी जी ने इसको मना किया था। लॉर्ड डलहौजी कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 में हमारे देश में ऐसे गवर्नर जनरल बन के आया था। तो हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे कि गोद की प्रथा आखिर थी क्या, ठीक है, और उसके पीछे लॉर्ड डलहौजी क्यों पड़ गया, क्यों उसे लगा कि इस प्रथा को हमें समाप्त कर देना चाहिए। और अगर हमने इस प्रथा को समाप्त कर दिए तो हमारे जो भारत का राज्य जो है वो हमारे अंदर आ जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगा, और हम बहुत आसानी से व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गोद की प्रथा आखिर थी क्या। तो दोस्तों, हमारे देश में, भारत में जो गोद की प्रथा थी वो कोई नई बात नहीं थी, ठीक है। ये बहुत प्राचीन है, शुरू से चली आ रही है। आपको पता है कि बहुत सारे रामायण महाभारत भी आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी जगह में गोद लेने की प्रथा बताई गई है, ठीक है। जब किसी राजा की पत्नी से खुद का पुत्र नहीं होता है, खुद का संतान नहीं होता है, तो वो क्या करता है, किसी अन्य लड़के को
अपना लेता है और उसको वही अधिकार देता है जो उसका खुद का बेटे का होता, यानी कि वो उस साम्राज्य का, उस राज्य का उत्तराधिकारी राजा होता है। ये गोद की प्रथा है। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आए 1600 से लेके 1700 तक पहुँचे हम लोग, फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हम लोग ने देखा कि किस तरीके से वेलेजली सहायक संधि के जरिए, है ना, हमारे देसी रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास कर रहा था। तो तब तक इन सब चीज़ों के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। बस वो जो भी राजा का पुत्र नहीं होता था वो गोद लेता था, और अंग्रेजी सत्ता का अगर उसमें अधिकार है तब भी वो मना नहीं करता था। ठीक है, ये अभी तक ऐसा होता था। तो इसको आप देखेंगे तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने प्रारंभ में इस अधिकार को स्वीकार किया था। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 1825 ईस्वी में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक सत्ताधारी शासक को हिंदू कानून के अनुसार लड़का गोद लेने का अधिकार है, और अंग्रेज जो है इस अधिकार को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये घोषणा करी गई थी बाकायदा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसको घोषणा करी थी। फिर क्योंकि हम लोग जानते हैं 1825 ईस्वी तक बहुत सारे क्षेत्र थे जो उनके अधिकार में चला गया था। ठीक है, फिर 1827 ईस्वी में क्या हुआ, आप सिंधिया फैमिली के बारे में सुने हैं, तो ये वही सिंधिया फैमिली के वंशज ही समझ लीजिए रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये दौलत राव सिंधिया जो है वो डेथ कर जाता है ना, मर जाता है। तो उसकी विधवा रहती है बेजाबाई, राइट, बेजाबाई विधवा रहती है। तो वो क्या करता है, एक बच्चे को गोद लेता है। अब ये इस बच्चे का नाम क्या है, इस बच्चे का नाम है जानको जी। अब बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है कि ये जानको जी भी जो है ना बहुत कम आयु में मर जाता है, मृत्यु हो जाती है इसकी। तो अब देखिए उस टाइम हम लोग जानते हैं कि एक राजा की कई सारी पत्नियां होती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, दौलत राव की एक दूसरी पत्नी थी, उसने क्या किया, अब उसने गोद ले लिया। ठीक है, उसने गोद ले लिया। तो इनका जो अपनी दूसरी पत्नी के द्वारा गोद लिया गया बच्चा को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, इसको आप उत्तराधिकारी बना सकते हैं। तो आगे क्या हुआ रे भाई, तो आगे हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्षेत्र को बढ़ा रहा था, जैसे जैसे अपना व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा रहा था, और जैसे जैसे हमारे देसी रियासतों को अपने क्षेत्राधिकार में ले रहा था, उसे हरा के चाहे संधि करके जैसे भी करना हो, जब वो करने लगा तो धीरे धीरे अपनी नीति में बदलाव लाना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी तक 1848 तक ये चीज़ें चलेगी, है ना, ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बदलाव लाना क्या करता है, शुरू कर लेता है। और क्यों बदलाव लाना शुरू कर देता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये बहुत अच्छे से पता हो गया कि भारत में धन दौलत की भरमार है और हमारा व्यापार यहाँ बहुत अच्छे से चलेगा। और आपको पता है सहायक संधि के जरिए जो है उसमें फिर 1764 की इलाहाबाद की संधि के जरिए इन लोगों को एक व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार सा मिल गया था। वो खूब लूटे जा रहे थे, हमारे देश को लूट लूट के बर्बाद कर दे रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको भी स्वतंत्रता थी खुद का निजी व्यापार करने का, तो उनसे भी वो क्या होता है, माला माल होते जा रहा था। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये सोचने वाली बात ये है कि इस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और कुछ नहीं था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और कुछ नहीं था इंग्लैंड में। अभी तक जो है ना इंग्लैंड की जो सरकार थी, क्राउन की जो सरकार थी वहाँ का, है ना, क्राउन का जो अधिकार था वो अभी भी जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का ज़्यादा दबाव नहीं डाला था। भले ही अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्टर एक्ट लाया जा रहा था, बट उस पर किसी भी तरीके का उतना प्रेशर था नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे होने लगा, और ये आगे चल के आप देखेंगे 1857 क्रांति के बाद जो है ना पूरा कहानी ही चेंज हो जाता है।
तो अभी तक के जितने गवर्नर जनरल थे, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, आपको पता है कि 1833 ईस्वी में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है उसी को पूरा अधिकार होता है पूरा भारत में, एक मतलब अध्यक्ष समझ लिए, है ना। उस टाइम का सबसे बड़ा अधिकारी बंगाल का गवर्नर जनरल ही होता है। तो ये चीज़ें चेंज हो जाती है 1833 से। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको अब भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगता है। और उसका प्रथम व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बेंटिंक बाबू जो थे वो सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल 1833 में बनता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब जो है अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी थी। तो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव तो रहता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दबाव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्मचारी था ना, केवल कर्मचारी जो थे यही लोग अपने आप को अमीर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो घाटा में चला गया। उसका धीरे धीरे जो कर्ज है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब ये कर्ज बढ़ गया और अंग्रेज़ के अधिकारी वहाँ पर जो इंग्लैंड का गवर्नर था, इंग्लैंड का गवर्नमेंट जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो सदस्य हैं, वो ये चीज़ देख के बहुत आश्चर्य हो रहे थे कि आखिर कर्मचारी इतना अमीर बन रहा है बट हमारा जो कंपनी है वो क्यों डूब रही है, राइट। तो इसी समय क्या किया ना है कि लॉर्ड डलहौजी को 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना के भेजता है। तो देखते हैं लॉर्ड डलहौजी आखिर क्या करता है। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1848 से 1854 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। सॉरी, ये 1856 होना चाहिए, 1856 तक रहेगा ये। जो 1857 की क्रांति होती है उसके एक साल पहले ये जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है बेसिकली क्या थे? वो स्कॉटलैंड का एक उच्च वर्गीय फैमिली के सदस्य थे, ठीक है। यानी कि इसका फैमिली अपने आप में एक अमीर खानदान था। तो भारत में गवर्नर जनरल बनने से पहले से पूर्व जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी सदस्य रह चुके थे। यानी कि इसको पूरा कहानी पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरा पता है, पूरा मालूम चल रहा है कि आखिर कौन सी जगह में विश्व के, क्योंकि इस टाइम विश्व के कोने कोने तक ईस्ट इंडिया कंपनी फैल चुकी थी। तो इनको पूरा समझ में आ रहा है कि आखिर हमें कहाँ पर जाके क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। और चूंकि ये बहुत युवा थे, मात्र जिस तरीके से वैलेजली बहुत युवा आदमी था ना, युवा आदमी कहने का मतलब क्या है, इन लोगों का एज जो है उस टाइम 35 से 40 के बीच में हो रहा था। तो 35 से 40 के बीच वाला जो युवा होता है ये आप लोग जानते हैं कि काफ़ी जोशीला आदमी होता है, ठीक है। तो ये एक युवा व्यक्ति था और बहुत ज़्यादा जोशीला था। जो ठान लेता कि मुझे ये करना है तो वो करके गुजरता था, ठीक। तो यहाँ पर ये सिनेरियो बन रहा है, आप समझ रहे हैं ना क्या सिनेरियो बन रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की किस तरीके से बुरी हालत हो रही है, लेकिन भारत में जो है अपना राज्य विस्तार वो किस तरीके से कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये सारी सिनेरियो बन रही है। फिर लॉर्ड डलहौजी को ये अब लगेगा धीरे धीरे कि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आखिर क्यों डूब रहा है। ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे पता चलेगा जब वो भारत आएंगे। भारत आ गए 1848 ईस्वी में। तो 1848 ईस्वी में भारत आने पर उसको यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में पूरा जानकारी हो गया कि यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसे पूर्णतः अधिकार तो नहीं है बट वहाँ पर हमारे द्वारा ही शासक को बैठाया गया है, और कुछ राज्य जो है यहाँ पर स्वतंत्र है, वो काफ़ी शक्तिशाली है। ये सब बातें उसको धीरे धीरे मालूम पड़ गई। तो फिर इसका सोच क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, ये देखिए। तो इन्होंने राजनीतिक स्थिति को बहुत अच्छे से आकलन करने के बाद क्या कहा, इसके एक बहुत बड़ी बात इसने कही थी, है ना। उसने घोषणा कर दी थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ समय की ही बात है। उन्होंने खुद ही कहा था कि भारत में अब जो देशी राज्य हैं
वो अब बचेंगे नहीं, उनको मैं ख़त्म कर दूँ। बहुत बड़ी बात थी। वो क्या कहना चाह रहा था समझ रहे हैं? यानी कि वो पूरा पूरा भारत में, पूरे भारत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर देना चाहता था। वो यहाँ के राज्यों को हरा देना चाहता था, या फिर किसी भी संधि के जरिए उसको अपने अंदर मिला लेना चाहता था। तो बहुत बड़ा ये, यानी कि महत्वाकांक्षा जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उस टाइम हमारे देश का स्थिति भी बहुत बुरा था। यहाँ के जो देसी राज्य के राजा थे, जो राज्य के शासक थे, वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझते थे। क्यों कमज़ोर समझते थे? क्योंकि इस समय तक पड़ोसी जो राजा होता था वो क्या होता था, वो उसको धोखा देते थे, अंग्रेजों से मिल गया या फिर किसी अन्य कंपनी से मिल गया, ठीक है, और इसी को अपना पड़ोसी राज्य को ही हराने में लगे पड़े रहते थे। तो यहाँ के राजाओं को लगा कि अब तो हमारा जीना मुश्किल है, अब हमारा राज्य चलने वाला नहीं है जब तक कि हम विदेशियों का सहायता ना ले लें। तो ये सब पूरा सिनेरियो बन रहा था और यही चीज़ हुआ भी। और इसी बात का फ़ायदा डलहौजी जी उठाते हैं। क्या करता है डलहौजी? देखिए, डलहौजी ये समझता था कि भारत के देसी राज्यों के लिए ब्रिटेन का निर्यात, ठीक है, ब्रिटेन का जो निर्यात होता था प्रोडक्ट का, है ना, वो धीरे धीरे घट रहा था। तो इसका कहना था कि वो इसलिए घट रहा था कि इन राज्यों के भारतीय शासक जो हैं शासन को ठीक से नहीं चला रहा है, ठीक है, शासन को ठीक से नहीं चला रहा है। कहने का मतलब ये सीधा सीधा कि वो उसको सही तरीके से कर्ज नहीं दे रहा है ना। जो इंग्लैंड वाले को, जो अंग्रेजों को कर्ज देना है, वो राज्य ठीक से कर्ज नहीं दे पा रहा है, चाहे जो भी रीजन रहा हो, ठीक है, ये उसे लगा। दूसरा उसको क्या लगा? उसको लगा कि भारतीय सहयोगी जो राज्य हैं, ठीक है, तो उनसे जितना सहायता मिल सकता था वो मिल गया, है ना। अब उनसे कोई छुटकारा पा लेना ही फायदेमंद है, उससे अब छुटकारा पा लेना ही फायदेमंद है। मतलब अब अपना पूर्ण अधिकार कर लेना ही वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी में ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये सारी सोचने के बाद, समझने के बाद उसे लगा कि भारत में आखिर जो राज्य हैं उनको हम कितने भागों में, कितने श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, वो उसने करके देखा। यानी कि वो अब क्या है, अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद समझने का प्रयास कर रहा है कि आखिर कौन से राज्य को आसानी से मिलाया जा सकता है, किन राज्यों को आसानी से नहीं मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो उसका आकलन करने के लिए इन्होंने क्या किया, पूरे भारतीय साम्राज्य को, पूरे भारतीय रियासतों को 3 भागों में विभक्त किया। सबसे पहला बोला कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं और वो शक्तिशाली हैं, तो उनको हाथ नहीं लगाना है, उनको अभी हाथ नहीं लगाना है। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे रियासत हैं जिनमें जो अंग्रेज़ों के अधीन राज्य हैं और उन्हें कर देता है, अंग्रेज़ों को वो राज्य क्या करता है, कर देता है, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा श्रेणी का राज्य उसने ऐसे राज्यों को रखा जहाँ पर जो है अंग्रेज़ों द्वारा, है ना, शासक को पूर्णतः बैठाया गया है, ठीक है। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था मैसूर में आपने देखा था कि मैसूर साम्राज्य में जो राजा था टीपू सुल्तान, वो टीपू सुल्तान तो मारा गया था युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वो मारा गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, वाडियार वंश के शासक को फिर से राजा बनाया था ना, ठीक है। तो यानी कि उस वंश को पुनर्जीवित कर दिया, उस राज्य को पुनर्जीवित कर दिया। तो उन राज्यों को इसने तीसरी श्रेणी में रखा। अब अभी तक हम लोग जो गोद की प्रथा पढ़े उसको लेकर ये क्या काम करेगा, देखिए। अब ये जो 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया राज्य हैं, उनके लिए गोद की प्रथा में उन्होंने नियम लाया। क्या नियम लाया, ये देखिए, यहाँ पर नीचे मैं वर्णन किया हूँ, इसको देखिए आप। इन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी के राज्य, मतलब जो स्वतंत्र राज्य हैं, जो स्वतंत्र राज्य, ठीक है, उनको ये हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है।
वो किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है और उसका उत्तराधिकारी बना सकता है, वो स्वतंत्र है, उस पर ये हाथ नहीं डालेंगे। दूसरा श्रेणी के राज्य जो हैं जिस पे मतलब कोई भी संधि या किसी भी जरिए जो है ना अंग्रेजों ने वहाँ के शासक को अपने अधीन कर रखा है, वैसे राज्यों का बात कर रहे हैं। और तो इसमें क्या हो रहा है कि द्वितीय श्रेणी के राज्य में उसके दत्तक पुत्र की मान्यता लेने के लिए अंग्रेजों से परमिशन लेना होगा, और अंग्रेजों के हाथ में ये है कि वो इसको स्वीकार करेंगे या फिर अस्वीकार करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी राजा का अभी कोई पुत्र नहीं है और उसे लगता है कि उसे गोद ले लेना चाहिए अपने उत्तराधिकारी को, तो उत्तराधिकारी को आप गोद लेंगे, लेकिन उसमें परमिशन अंग्रेजों का लेंगे। ये कहानी है। ठीक है, अब अंग्रेजों के ऊपर ये है कि उसको अपनाएगा या फिर नहीं अपनाएगा। राइट, ये द्वितीय श्रेणी का। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जो द्वितीय श्रेणी के राज्य होते हैं ना, इसमें मूल अधिकार जो है ना वो बेसिकली भारतीय बड़े राज्यों के का होता है। जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मराठा साम्राज्य के अंदर ऐसे कई सारे क्षेत्र जीते हुए थे उनका, है ना, जिनको अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, इस यहाँ के राजाओं को हटाता नहीं है, बना के रखता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से नियंत्रण हो रहा है द्वितीय श्रेणी के राज्यों में, एक तो भारतीय बड़े राज्यों का और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय श्रेणी वाले। और तृतीय श्रेणी वाले बेसिकली किसी भी भारतीय शासकों के अंदर नहीं आता, बट ये जो है मतलब बड़े राज्यों के अंदर नहीं आता, बट ये क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्र किस तरीके से है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैठाया गया राजा है। ठीक, तो तृतीय श्रेणी का जो राज्य है वहाँ पर इन्होंने, डलहौजी ने साफ साफ कह दिया कि आपका अगर स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है या फिर मर गया है तो आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते, आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते। तो देखें ना, तीन श्रेणियों में जो बांटा, उसमें तीनों में अलग अलग नियम लगा दिया गया गोद लेने की प्रथा को। एक तरीके से वो मना कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा और तीसरा श्रेणी का जो राज्य है ना, उसको तो वो बहुत आसानी से मिला लेगा इस संधि के मतलब इस नियम के तहत। ठीक है, इस नियम के तहत क्या करेगा, बहुत आसानी से इसको अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लेगा। तो इन्हीं दो नियमों को दोस्तों बेसिकली हम लोग विलय का सिद्धांत के तौर पे देखते हैं, व्यपगत का सिद्धांत को देखते हैं। ठीक है, इसी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इसी को बोलते हैं हड़प नीति। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाया गया विलय का सिद्धांत किस तरीके से साम्राज्य को फैलाने में मदद किया, वर्णन करें, तो ये आप इसको लिख सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जब इसकी शुरुआत हो गई 1848 में, ये गवर्नर बन के आया भारत और जैसे ही इस नियम को लागू किया तो किस तरीके से कहाँ से इन्होंने शुरू किया, किन राज्यों से इन्होंने शुरू किया, अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू किया, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य के अंदर एक छोटा सा राज्य होता है सतारा। ठीक है, इसको सबसे पहले 1848 ईस्वी में अपने में शामिल कर लेता है। यहाँ मैं बस अभी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इस नीचे जाएंगे तो फिर डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सबसे पहला राज्य था वो था सतारा। 1848 में इसके अंदर आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ गया। फिर बुंदेलखंड में एक राज्य था जैतपुर, उसको भी 1849 ईस्वी में अपने अंदर ले लेता है इसी नियम के तहत, है ना। वहाँ पर या फिर उत्तराधिकारी नहीं होगा या फिर सीधा सीधा बात है कि उस वहाँ के राजा का जो अपना पुत्र नहीं होने के रीजन से उसको अपने अंदर मिला लिया, या फिर होगा भी यानी कि गोद लिया होगा, तो उस गोद लिए हुए बच्चे को उन्होंने क्या किया होगा, अस्वीकार कर दिया होगा। फिर एक उड़ीसा में राज्य बनता है संबलपुर, है ना। संबलपुर जो है अंग्रेजों द्वारा ही बैठाया गया राज्य, शासक जो है अंग्रेजों द्वारा ही बैठाया जाता है।
उसको भी अपने अंदर 1849 में मिला लेते हैं। इसमें फिर बगाहट आएगा जो हिमाचल प्रदेश में होता है, 1850 में हम ले लेता है ब्रिटिश सरकार अपने अंदर। उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है वो भी 1852 में अपने अंदर कर लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप हमेशा पढ़ते रहते हैं झांसी, झांसी है ना, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो इस राज्य को भी 1853 में अपने अंदर ले लेते हैं। नागपुर हो गया मराठा साम्राज्य ही था ये भी, तो इसको भी 1854 में अपने अंदर ले लेता है। और सबसे बड़ा साम्राज्य जो उस टाइम इसने अब इस नीति के तहत अपने अंदर लिया था वो था अवध, है ना। अवध के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे आखिर उसको किस तरीके से अपने अंदर लिया था। तो ये लिया था 1856 ईस्वी में, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिर किन रीजनों से इन सारे राज्यों को अपने अंदर ले पाया। सभी को पढ़ाना जरूरी नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है उन राज्यों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जेपीएससी मेंस में तो 2 महीने के आसपास टाइम है। आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, सीरीज जो है लगाते रहिए, और अपना आंसर राइटिंग जो है ज़रूर किसी न किसी टीचर को दिखाइए, वो आपको बताएंगे इसमें क्या कमी है नहीं है। और अगर हम लोगों का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन का दबा के रखिए, ताकि जब भी कोई नया आपको क्लास मिले तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि हमने पढ़ा कि सतारा राज्य ऐसा था राज्य जो मराठा साम्राज्य के अंदर आता था, और उसको अंग्रेजों ने विलय की नीति के सिद्धांत के तहत सबसे पहले मिलाया। तो सतारा जो है वो द्वितीय श्रेणी के राज्य थे, द्वितीय श्रेणी का राज्य था ना। मैंने बताया था कि मराठा साम्राज्य के अंदर ही आता था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसको जीता गया। फिर वहाँ पर शासक जो है अपने अधिकार में रख के वहाँ पर शासक को बैठाया गया, ठीक। तो द्वितीय श्रेणी के राज्य में क्या हो गया कि 1818 ईस्वी में मराठा अंग्रेजों से हार गया था। ये हम लोग पढ़ेंगे बीच में, जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको मध्यकालीन भारत में। वहाँ से शुरू करेंगे, मराठा साम्राज्य एक अलग टॉपिक है, वहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे। फिर क्या होगा कि इसी समय जो है ना लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रताप सिंह को वहाँ का राजा बनाते हैं 1818 ईस्वी में। फिर क्या होता है, ये जब प्रताप सिंह डेथ कर जाएंगे, फिर बाद में एक अप्पा साहिब आएंगे, अप्पा साहिब 1839 ईस्वी में वहाँ का राजा बनेंगे। फिर बाद में 1848 ईस्वी में अप्पा साहिब का जब मृत्यु हो जाएगी, तो इन्हीं के द्वारा जो गोद लिया गया बच्चा होगा, है ना, उसको क्या करेगा, डलहौजी उत्तराधिकार मानने से मना कर देगा, कहेगा नहीं ये राजा नहीं बन सकता, ठीक है। और बहुत ही आसानी से सतारा को क्या करेगा, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। तो अप्पा साहिब सतारा राज्य का अंतिम शासक होता है। इसी तरीके का कुछ कहानी संबलपुर उड़ीसा राज्य से भी है। यहाँ पर भी क्या होता है, राजा नारायण सिंह जो होते हैं लास्ट राजा उसमें, है ना, उसका कोई पुत्र नहीं होता है। जब पुत्र ही नहीं है तो क्या करेगा, उसको अपने अंदर मिला लेगा। और वैसे भी संबलपुर जो है ना तृतीय श्रेणी के राज्यों में आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग झांसी, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। आप जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब भी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली झांसी जो है ना, ये भी मराठा साम्राज्य के अंदर ही था, इसलिए इसको हम लोग द्वितीय श्रेणी के राज्य में रखते हैं। यहाँ पर भी 1818 ईस्वी में एक सेटलमेंट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके जरिए रामचंद्र को राजा बनाया गया था, ठीक। फिर आगे क्या होता है कि रामचंद्र की मृत्यु हो जाती है, और 1835 ईस्वी में उसका चाचा जो रहता है उसको अंग्रेजों के द्वारा राजा घोषित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये जो रामचंद्र है ना उसका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो जब ये रामचंद्र का चाचा है, इसका मतलब ये काफ़ी बूढ़ा होगा, तो बुढ़ापे में अब राज कितना दिन करेगा, तो ये बहुत जल्दी ये भी डेथ कर जाते हैं। उसी वंशज में धीरे धीरे अब आगे जाके देखेंगे कि गंगाधर राव जो है राजा बनता है। गंगाधर राव
इनका नाम बहुत फेमस है, इसलिए फेमस है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वीरांगना थी, है ना, उन्हीं के पति देव हैं ये। तो 1853 में एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है असमय, यानी कि बहुत अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत ज़्यादा एज का होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर गंगाधर राव जो होते हैं उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया होता है, उस बच्चे का नाम होता है आनंद राव। लेकिन इस आनंद राव को डलहौजी गवर्नर जो होते हैं वो अस्वीकार कर देते हैं उत्तराधिकारी बनाने के लिए। वो कहते हैं कि हम इनको उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि द्वितीय श्रेणी के राज्यों में अंग्रेजों के हाथ में था ना कि किसको वो स्वीकार करेंगे गोद लिया हुआ बच्चा को और किसको नहीं स्वीकार करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, झांसी अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। ठीक, अब आगे जाके हम लोग देखते हैं नागपुर के बारे में। नागपुर में भोसले लोगों का राज्य था। भोसले भी तो कौन थे, मराठा ही थे ना। तो लास्ट राजा यहाँ का जो देखिए लास्ट राजा जो होंगे यहाँ पर रघुजी भोसले तीर्थ, उनकी मृत्यु जो है 1853 ईस्वी में हो जाती है। और यहाँ पर भी उत्तराधिकारी नहीं होने के रीजन से क्या होता है, 1854 ईस्वी में इसको अपने अंदर अंग्रेजों के द्वारा शामिल कर लिया जाता है। तो गजब की स्थिति थी दोस्तों। देखिए पूरे भारत में इतने सारे राज्य हैं और किन्हीं के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं है, ये गजब की स्थिति थी। लेकिन अवध के साथ ऐसा नहीं था। अवध के साथ ऐसा नहीं था। अवध आपको पता है 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में महत्वपूर्ण भागीदारी इन्हीं का था, अवध साम्राज्य का। तो अवध साम्राज्य जो है यहाँ पर ना ही उत्तराधिकारी का कोई दिक्कत थी और ना ही किसी अन्य कोई ऐसे रीजन थे जिनके रीजन से अंग्रेज इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेता। तो यहाँ बहुत बड़ी परेशानी हो गई। एक्चुअल में क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करना सबसे ज़्यादा परेशानी जो है अवध साम्राज्य को ही हुआ। उसका रीजन्स क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद के जितने भी सारे नवाब हुए वो अंग्रेज़ों के अधीनस्थ रहे हमेशा और उसका वफादार भी रहे, और जो भी बोलते थे उनको वो स्वीकार करते थे, आज्ञाकारी थे। तो जब ये सारे चीज़ें उनको मिल रहा है, कर भी मिल रहा है अंग्रेज़ों को, तो उस साम्राज्य को क्या बोल के अपने में लेंगे। फिर उसके बाद क्या और एक प्रॉब्लम था कि उत्तराधिकारी हमेशा उनमें जन्म लेता रहा। स्वाभाविक उत्तराधिकारी यानी कि राजा का, नवाब का जो पुत्र था वो हमेशा वहाँ का नवाब बनता रहा। तो फिर इसको कैसे उसको अपने अंदर लेंगे, लेने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। और अवध को अपने में मिलाने के पीछे अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा मकसद ये था कि अवध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उत्तर भारत में, और उसके अंदर जो है ना व्यापार जो है सबसे ज़्यादा होता था बंगाल के बाद। तो यहाँ के धन दौलत को वो एक मुश्त मतलब एक ही बार में प्राप्त कर लेना चाहता था। इसीलिए और ये क्षेत्र जो है ना सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी था, गंगा का डेल्टा क्षेत्र है। तो इन सब रीजन से जो है अंग्रेज जो है अवध को अपने में बहुत जल्द मिला लेना चाहता था। डलहौजी, उसमें मुख्य रूप से डलहौजी का नाम। तो अब अवध के ऊपर क्या किया, एक दिमाग लगाया डलहौजी ने, कहा कि इसको ना कुशासन के तरफ ले जाओ, ये साबित कर दो कि यहाँ का जो नवाब है वो यहाँ के प्रजा के प्रति संवेदनशील नहीं है, यहाँ के प्रजा के प्रति वो हितकारी नहीं है। अगर ये साबित कर दें तो हम लोग बहुत आसानी से उस राजा को कुशासन में डाल के हटा सकते हैं। ठीक, तो इसके प्रयास में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश रेजिडेंट, देखिए ये ब्रिटिश रेजिडेंट कहाँ से आएगा, ये इलाहाबाद की संधि से आता है ना। ब्रिटिश रेजिडेंट का नियुक्ति किया जाता है ना, किसी भी देशी राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट रहता है जो प्रशासन में अपना क्या करता है, सलाह देता है, मशवरा देता है राजा को।
तो उसी के तर्ज पे 1848 में कर्नल सलीमन को ब्रिटिश रेजिडेंट के तौर पे अवध साम्राज्य में भेजा गया। तो इसमें देखा गया कि हाँ, यहाँ का साम्राज्य जो है, यहाँ का राज्य जो है, उसमें प्रजा खुश नहीं है, यहाँ पर कुशासन फैला हुआ है, यहाँ पर कुशासन फैला हुआ है। ये तो यहाँ पर प्रूफ किया उसने। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात समझ में नहीं आ रही कि जिसके तहत इसको आप हम क्या करेंगे, हड़प लेंगे। तो ये सारी बातें जो है बोर्ड ऑफ मीटिंग में इन्होंने रखी, क्योंकि सारा काम तो बोर्ड ऑफ मीटिंग से होगा। गवर्नर जनरल अकेला तो होता नहीं है, उसके पूरा सदस्य होते हैं। उन सभी सदस्यों के बीच में ये सारी बातें रखी गई। तो इससे क्या हुआ ना कि जो डलहौजी था, जो खुद में ऐसा विचार लेके आया था कि पूरा भारत को अपने साम्राज्य में मिला लेना है, उसके पास ऐसी चीज़ें रखना कर्नल सलीमन के लिए अच्छा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, कर्नल सलीमन को ही ब्रिटिश रेजिडेंट पद से हटा देता है। फिर बाद में क्या करता है, एक अपना आदमी को भेजता है आउटरम को। तो आउटरम को अब कुशासन उस साम्राज्य में फैला हुआ है, इसको प्रूव करने में तो देर लगा नहीं। उन्होंने अपना रिपोर्ट फिर से सबमिट कर दिया और रिपोर्ट में ये साबित कर दिया कि हाँ, वहाँ पर कुशासन फैला हुआ है। ठीक है, वहाँ पर कुशासन फैला हुआ है। तो अब इनके रिपोर्ट के तर्ज पे जो है दो अधिकारी आए, दोनों अधिकारियों ने कुशासन को प्रूफ कर दिया। तो अब बोर्ड ऑफ मीटिंग को भी मानने में ये देरी नहीं लगा कि हाँ, यहाँ का राजा को हटा देना चाहिए, यहाँ का नवाब को हटा देना चाहिए। तो अंतिम जो अवध का नवाब होता है, उनका नाम होता है वाजिद अली शाह। तो इस वाजिद अली शाह को पेंशन देकर, जिस तरीके से मुगल साम्राज्य में पेंशन चलता था, उसी तरीके से अवध में भी अब पेंशन देकर इसको यहाँ से हटा दिया गया कि भाई तू हट जा, तुम प्रजा को अब संभाल नहीं पाएगा, तुमसे राज्य संभलेगा नहीं। ठीक, तो 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध को भी अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी घटनाओं के बाद आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है कि लॉर्ड डलहौजी क्या कर रहे थे? ठीक है, तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति अपनाकर अपना साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे, और इसमें वो क्या हुआ, बहुत हद तक, बहुत ही ज़्यादा है ना, सफल हुआ। इसके पहले हम लोग वेलेजली को देखे कि उन्होंने किस तरीके से विस्तार नीति अपनाया। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डलहौजी ने किस तरीके से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो इन्होंने भूतपूर्व शासक जो थे भारत रियासतों का, उनके अंदर जो अधिकार थे और जिन लोगों को ये पेंशन दे रहे थे, उन लोगों को भी अब पेंशन देने से मना कर दिया, ताकि हम नहीं देंगे। अब कुछ ऐसे राज्य थे जैसे कर्नाटक, सूरत, है ना, और तंजौर। तो यहाँ के राजाओं को, यहाँ के नवाबों को इन्होंने क्या कहा कि आपको जो उपाधियाँ दी गई है वो सब हम लोग छीन लेते हैं। यानी कि पूरा देसी रियासतों को पंगु बना दिया, किसी भी प्रकार का अधिकार रहने नहीं दिया। और इसमें सबसे बड़ी गलती भी थी, यहाँ की रियासतों का ही गलती थी ना। सहायक संधि में उसको लगा कि अंग्रेज अब हमारे बीच में रहते हैं, उनके सैनिक कुशल सैनिक हैं, अब हमारा रक्षा करेंगे, प्रजा के लिए कोई हितकारी काम करने की ज़रूरत है नहीं। वो निरंकुश होता चला गया और पड़ोसी राज्यों से ही लड़ना हमेशा जारी रखा। तो इस तरीके से तो कोई ना कोई बीच में आएगा और वो फ़ायदा उठाएगा ना, तो उसने फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर देखिए, और एक डलहौजी के समय में और एक बात हुआ। क्या बात हुआ कि इसके अलावा वह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय अपने अंदर कर लिया, पंजाब साम्राज्य को हरा देता है, और कोहिनूर हीरा जो होता है वहाँ के राजा से लेकर महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दी जाती है। ठीक है, इसी समय से जो कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया के पास गया है, आज तक उसी के पास है। दोस्तों, भारत हर बार कहता रहता है कि हमें कोहिनूर वापस कर दीजिए, लेकिन अंग्रेज लोग वापस नहीं करते हैं।
फिर डलहौजी ने देखिए नॉर्थ ईस्ट की ओर भागा, नॉर्थ ईस्ट की ओर भी भागा, इधर भी भागा। यहाँ पर जो है ना वर्मा जो देश आज है ना, म्यांमार जिसको बोलते हैं, उसको भी क्या किया, अपने में शामिल कर लिया। 1852 ईस्वी में वहाँ के राजाओं को हरा दिया। उसके संपूर्ण क्षेत्र को नहीं, उसके उत्तरी क्षेत्रों को तो हरा के अपने में शामिल कर लिया था। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि डलहौजी उसका एकमात्र उद्देश्य जो था भारतीय रियासतों पे पूर्ण अधिकार करना था। उसे अधिक से अधिक व्यापार क्षेत्र चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इसमें वह पूर्णतः सफल हुआ, है ना। और भारतीय रियासत धीरे धीरे बिना राजा का पंगु बन गया, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। लेकिन यही नीति जो है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण भी बनता है। उसके और भी कारण थे, लेकिन ये भी एक मुख्य कारणों में से एक था दोस्तों, हड़प नीति, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये जो नीति थी डलहौजी का, इससे भारत के अंदर राजा काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो गए थे। ऐसे तो दोस्तों आप लॉर्ड डलहौजी के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इनके समय काल में भारत में बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम भी हुआ था। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था, बम्बई से थाने के बीच में, बम्बई टू थाने के बीच में ट्रेन चली थी। डाक सेवा का भी विकास इसने किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि नागरिक सेवा के लिए एग्ज़ाम का शुरुआत भी इस टाइम हो गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे काम इन्होंने किया था, मगर सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया था, जिसके लिए इसको जाना जाता है, यही था विलय का सिद्धांत। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग के लिए इतना जानना काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसमें 40 मार्क्स का आएगा तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको मुझे लगता है मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके आगे का क्लास में हम लोग जो है ना आंदोलन, कुछ आंदोलन है उसकी शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे 1857 की क्रांति की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी को अगर लगता है कि स्टडी फॉर गोल्स आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप स्टडी फॉर गोल्स का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ तरह तरह के कोर्सेस मिल जाएंगे। आप अगर 11th JPSC में भाषा एवं साहित्य में खोटा सब्जेक्ट ले रखे हैं तो आप यहाँ पर रंजित सर से पढ़ सकते हैं, और आपको पता है कि इनका कंटेंट कितना अच्छा होता है। यहाँ पर भी आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, और डाउट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि झारखंड का जो कंटेंट होता है, झारखंड का जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको झारखंड सामान्य ज्ञान का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ पर स्टडी फॉर गोल्स के चैनल में, स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में जाकर अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपने JPSC CDPO का एग्ज़ाम उसके फॉर्म फिलअप किए हैं और अभी फिर से नया डेट आया है, इस डेट में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लोग एज की वजह से नहीं भर पाए थे उनको छूट दिया गया है 5 साल के लिए, है ना, 5 साल का छूट मिला है, तो वो इस फॉर्म को फिर से भर लीजिए। जिन्होंने पहले भर रखा है फॉर्म को, उसको फिर से फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर 1 से मिल जाएंगे, और पेपर 2 से भी 15 क्वेश्चन यहाँ पर 15 सेट आपको मिल जाएंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक देखिए, खोटा का रंजीत सर का अलग से ही स्टडी फॉर गोल्स का एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। तो इन दोनों चैनलों से आप जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर तरह तरह के कंटेंट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं।
लेक्चर्स के PDF भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ कि हम लोग आप लोगों की तैयारी विभिन्न एग्ज़ामों का बहुत अच्छी तरीके से करा पाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।